और चलिए अब बात करते हैं संभल की। संभल के बाद अब बहराइच में लगने वाले मेले पर विवाद शुरू हो चुका है। सैयद सालार मजदूर गाजी की दरगाह पर जो मेला लगता है उसे बंद करने की मांग उठ रही है। हिंदू संगठनों ने बहराइच के डीएम को ज्ञापन सौंपा है इस मामले को लेकर। संभल में नेजा मेले पर रोक का हवाला देकर बहराइच के मेले को बंद करने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। अब देखना यह है क्या कुछ कहा जाता है डीएम की ओर से। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि संभल में नोज मेले पर प्रतिबंध लगा और अब इसका हवाला हिंदू संगठनों की ओर से दिया जा रहा है कि बहराइच में भी इसी तरीके का बैन लगना चाहिए। इस तरह के मेले को लेकर के जो ज्ञापन दिया गया है विश्व हिंदू परिषद की ओर से, देखना यह है कि इस पर अब डीएम क्या संज्ञान लेते हैं। क्या डीएम पाबंदी लगाते हैं या फिर मेला जारी रखा जाता है, ये देखने वाली बात है। जहां पे यूपी के मैनपुरी में प्रेमी युगल को फांसी की सजा सुनाई गई है। जिला कोर्ट ने प्रेमी प्रेमिका को सुनाई है फांसी की सजा। करहल क्षेत्र के 6 मई 2024 को हुई थी शख्स की हत्या और इस पूरे मामले में मैनपुरी के प्रेमी युगल को फांसी की सजा सुनाई गई है जिला कोर्ट की ओर से। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पे एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले में अब फिलहाल जिला कोर्ट ने प्रेमी युगल को फांसी की सजा सुनाई है। मर्डर का केस था ये पूरा का पूरा, जिसमें कार्रवाई के बाद सुनवाई के बाद अब बारी फैसले की। लिहाजा 6 मई 2024 को जिस तरीके से शख्स की हत्या की गई थी करहल क्षेत्र में, आज फैसला और प्रेमी युगल को फांसी की सजा। जम्मू में जो है 10 से ज़्यादा जगहों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम्स यहाँ पर रेड्स कर रही हैं। कोशिश ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स या डिजिटल डिवाइसेस जो हैं वो एनआईए को हाथ लगे। तो जम्मू में आतंकी कमर तोड़ने के लिए एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय एजेंसी के टारगेट पर ऐसे लोग हैं जो घुसपैठियों को मदद कर रहे थे, उनको हर तरह की जानकारी दे रहे थे। करीब दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी की गई है और छापेमारी के दौरान क्या कुछ मिला है टीम को, देखिए इस रिपोर्ट में। घुसपैठ और टेरर कनेक्शन को लेकर जम्मू कश्मीर में कई ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। बुधवार की सुबह जब राज्य के अधिकतर लोग अपने रोजमर्रा के कामकाज शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय राज्य में करीब 1 दर्जन ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसी के रडार पर पाकिस्तान से घुसपैठ करने वालों की मदद करने वाला कॉकस था, जिसका भंडाफोड़ करने के लिए एजेंसी ने ऑपरेशन चलाया। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने मुख्यतः जम्मू क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 1 दर्जन ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। राज्य में एक्टिव घुसपैठियों की मदद करने वाले कॉकस के बारे में मिले इनपुट के आधार पर एनआईए ने छापेमारी की है। इस मामले में पिछले साल 24 अक्टूबर को एनआईए ने एक केस भी दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि इस केस के सिलसिले में बुधवार को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में एनआईए ने छापेमारी अभियान चलाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से जम्मू में जो है 10 से ज़्यादा जगहों पर रेड जारी है। इस वक्त हम एक रेड लोकेशन पे मौजूद हैं जो कि जम्मू सिटी के हार्ट पे है। लगातार इस वक्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम्स यहां पर रेड कर रही हैं। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर 2024 को दर्ज हुए मामले में ये रेड्स राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से की जा रही हैं। इस मामले में पहले भी 2 बार जो है एनआईए की टीम्स जम्मू कश्मीर में रेड कर चुकी हैं। इस बार सिर्फ जम्मू ज़िले में जो है रेड्स की जा रही है। ये जो केस है इसमें 2 मामले जुड़े हुए हैं। एक मामला है जो पाकिस्तान से आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कर और दूसरा है कि पाकिस्तान से जो आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा से घुसपैठ कर भारतीय सरजमीन पर पहुंच। 370 हटने के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर टूट गई थी, लेकिन शांति के दुश्मन पाकिस्तान को राज्य की खुशहाली से हमेशा बैर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई अब घुसपैठियों को भारत में भेजने के लिए नया टेरर मॉड्यूल बनाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों का दावा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं। घुसपैठ में सफल होने वाले आतंकियों की मदद के लिए राज्य में नया मॉड्यूल बनाने की कोशिश हो रही है। ये मॉड्यूल घुसपैठियों को शरण, आर्थिक मदद और अन्य सुविधाएं देने का काम करता है, जिससे घुसपैठिए राज्य में कदम जमा सकें और आतंकी मंसूबों को अंजाम दे सकें। आतंकियों के इन मददगारों को आईएसआई फंडिंग करती है। अब आतंकियों के इन्हीं मददगारों के टेरर मॉड्यूल को खुफिया एजेंसियां खत्म कर रही हैं।
दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हुई एनआईए की छापेमारी इसी अभियान का एक हिस्सा है, जिससे पाकिस्तान पोषित आतंकियों के सिर उठाने की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के गुरुग्राम में बदमाशों ने शराब कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। जिस वक्त कारोबारी अपने फार्म हाउस में आराम कर रहा था, उसी वक्त बदमाश आए, गोली मारी और फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। पूरी घटना कैमरे में कैद भी हो गई है। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कह रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हत्या की वारदात गुरुग्राम की है, जहां बाइक से बदमाश आए, फार्म हाउस में दाखिल हुए और चारपाई पर लेटे बलदीप यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि जब बदमाश कमरे में दाखिल हुए तो उस समय शराब कारोबारी बलजीत यादव चारपाई पर लेटा था। एक युवक गेट पर खड़ा था और ड्राइवर के साथ कर्मचारी ऑफिस के अंदर ही मौजूद थे। इस दौरान ऑफिस में मौजूद दूसरे लोगों ने खुद को बचाने की कोशिश की। जब बलजीत के साथी रविंद्र ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने उस पर भी गोली चला दी। बलजीत की हत्या के बाद बदमाश वहां से गोलियां चलाते हुए फरार हो गए। घायलों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां बलजीत को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि साथी रविंद्र का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बलजीत झज्जर में शराब का ठेकेदार था, जिसकी वजह से उसका दूसरे ठेकेदारों के साथ विवाद चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि इस विवाद में ही उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने भी इस पूरे मामले में जांच तेज कर दी है। सीसीटीवी की मदद से दोनों हत्यारों की पहचान भी कर ली गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम का भी गठन कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव का महाकुंभ को लेकर के बड़ा दावा किया है। कुंभ में गए 1000 लोग आज भी लापता हैं, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। सरकार ने लापता लोगों की जानकारी छिपाई है, ये बड़ा आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है। अच्छी बात है कि महाकुंभ को और कुंभ को हम सब लोग बार बार याद करते हैं। जो भी उस समय सरकार होती है उस आयोजन को हमेशा अच्छा करने की कोशिश करती है। हमारे अंदर करुणा हो, स्नेह हो, हम दयालु भाव से अगर करें तो आध्यात्म रूप से उसी दिन हमारे अंदर महाकुंभ पैदा हो जाएगा, जन्म ले लेगा महाकुंभ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत सरकार ने महाकुंभ के आयोजन में कितना बजट दिया था, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे। कोई कल्पना कर सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल इस बात का इंतज़ाम कर रहे थे कि गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी। बहुत सारे आईपीएस अधिकारी ये कह रहे थे कि अब मत जाइए, हमारे पास व्यवस्था इंतज़ाम नहीं है, आगे अब मत जाइए, आप स्नान करने मत जाइए, रोका जा